गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? आज अच्छा है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी बहुत जम से जोश से कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी में को और बेहतर बनाने के लिए मैं नीतीश सर आपके हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चनों में मदद करने के लिए उपस्थित है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि बोर्ड को देखते हुए कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आशा है, उम्मीद है कि इस बार पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर हल करेंगे। ठीक, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनमें से एक है क्या खूनी रविवार क्या है। देखिए, इसके आंसर हम यहाँ पर नोट किए हैं, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। देखिए, रूस जापान युद्ध में 1905 ईस्वी को रूस हार गया, जिसके कारण रूस के लोगों ने 9 फरवरी 1905 ईस्वी को रूसी क्रांति आरंभ कर दी, जिसमें रूस के लोगों ने रोटी दो के नारे के साथ जार के राजमहल की ओर पहुंचे, जहां पर जार के सैनिकों ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना आरंभ कर दिए, जिस कारण हजारों लोग मारे गए। यह दिन रविवार था, इसीलिए इस दिन को खूनी रविवार कहते हैं। देखिए, हम बताते हैं कि रूस और जापान के बीच बहुत लंबे समय से युद्ध चला था और इस युद्ध का परिणाम 1905 ईस्वी को सामने आया, जिसमें हुआ कहा कि विश्व के सबसे बड़े जो शक्तिशाली देश भी था रूस, वह एशिया के छोटे से एक देश जापान से हार गया। जिस कारण हुआ कहा कि जो रूस के लोग थे उन्होंने रूसी क्रांति आरंभ कर दी, और वो क्रांति आरंभ किए थे, देखिए 9 फरवरी 1905 ईस्वी को। और इस क्रांति में रोटी दो रोटी दो रोटी दो के नारे लगाते लगाते वो कहाँ पहुंच गए, जो जार जार मतलब रूस के सम्राट, उनके राजमहल की तरफ पहुंचे। और रूस की जार घबरा गया कि हमारी जनता क्या कर दी, ये क्रांति कर दी। और इस घबराहट में उसने क्या किया कि अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि गोलियां चला दो और इनको मार डालो। हुआ क्या कि जो जार के सैनिक थे उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना आरंभ कर दी, और देखते ही देखते क्या हुआ कि हजारों निहत्थे लोग मारे गए। और यह दिन रविवार का था, इसीलिए इस दिन को खूनी रविवार कहते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग देखते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन को। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है रेशम मार्ग से क्या समझते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि यह एक प्रकार का मार्ग है जो प्राचीन काल से एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने का कार्य करता है। यह मार्ग व्यापार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, तथा इस मार्ग से व्यापार के अलावा ज्ञान, धर्म, संस्कृति, भाषा, तीर्थयात्री और सैनिक आदि की आवागमन होता था। मतलब देखिए क्या करें ना कि अगर हम लोग देखिए विश्व के मानचित्र पर, हम इसको यहाँ पर हल्का कर देते हैं। देखिए, मानते हैं कि अगर ये है अफ्रीका, ये इतना में है यूरोप, और ये है पूरा एशिया। ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ पर इसके बीच में यहाँ से क्या है ना, एक प्रकार का मार्ग है ये वाला, और उसी मार्ग को कहते हैं रेशम मार्ग। ये आज का नहीं है, बहुत पहले से प्राचीन काल में। और इस मार्ग से यूरोप के लोग भी जुड़े थे, अफ्रीका के और एशिया के सभी लोग जुड़े थे। और इस मार्ग से बहुत अधिक मात्रा में प्राचीन काल में नाव के माध्यम से व्यापार होता था। और यह मार्ग केवल व्यापार के दृष्टिकोण से ना महत्वपूर्ण था, क्योंकि केवल व्यापार होगा तो लोग आएंगे और जाएंगे, और लोग आएंगे जाएंगे तो व्यापार तो होगा, साथ में क्या होगा कि ज्ञान में वृद्धि। क्या ज्ञान में? यूरोप में ईसाई धर्म, एशिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सभी धर्म है। तो धर्म में क्या होता है, चेंजिंग रहा था, धर्म में लोग परिवर्तन कर रहे थे। सांस्कृतिक, वहां पर यूरोप में चल जाए तो वहां के कल्चर कुछ और है, एशिया के कल्चर कुछ और, अफ्रीका के कल्चर कुछ और, तो इसके सांस्कृतिक में भी भेदभाव थी, वो भी अंतर आया। भाषा, इसमें भी वृद्धि हुई। तीर्थयात्री बहुत आए, घूमे और ज्ञान बताए। और सैनिक,
यदि कभी भी युद्ध होता था किसी दो देशों के बीच, तो इस मार्ग से क्या हो रहा था कि सैनिक बहुत आसानी से जल्दी से आ जा रहे थे। तो यह मार्ग इन सभी दृष्टिकोण से क्या था, काफी महत्वपूर्ण था। कौन मार्ग था? रेशम मार्ग, जो पहले से काफी व्यापार करने के लिए दृष्टि से अधिक था। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो ठीक है, ये जीरो ना दिखा रहे। तो अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो देखिए क्या था ना कि जब यह न्यूनतम मजदूरी कानून पारित नहीं हुआ था, उससे पहले यह था कि जो मिल मालिक थे, जो उद्योगे थे, जो मालिक थे, वो मजदूरों के साथ बहुत ही अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। जिससे मान लीजिए उनको काम पर बुलाए कि काम पर आओ, सुबह 6 बजे आ जाओ, सुबह 6 बजे बुलाकर उनको भर दिन काम करवाए उनसे, फिर शाम को अपने मन से, मन के तो 6 बजे छोड़ दिए, नहीं तो 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे रात को छोड़ते थे। और इसके बदले में अपने मन के हिसाब से उन्हें मजदूरी 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया जो आता था उनको मन में वो देते थे। इस हुआ कहा कि मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब हो रही थी, और इस उनकी स्थिति को पुनः सुधारने के लिए ही न्यूनतम मजदूरी कानून लाया गया था। देखिए यहाँ पर लिखे न्यूनतम मजदूरी कानून मजदूरों के शोषण को रोकने तथा उनकी क्षमता के अनुसार, देखिए जितना मेहनत करेंगे उन्हीं के अनुसार, उनके क्षमता के अनुसार मजदूरी देने के लिए 1948 ईस्वी में लागू किया गया एक कानून था। कब लागू किया गया था? तो 1948 ईस्वी को। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, तो मजदूर के काम करने के समय को निश्चित करना। देखिए, जो पहले क्या था कि सुबह बुलाते थे और शाम को, रात को मालिक अपने मन से छोड़ते थे, कहे कि नहीं अब नहीं होगा, इनके कार्य करने की समय फिक्स कीजिए कि आप इनको 6 घंटे के लिए बुला रहे हैं, 8 घंटे के लिए बुला रहे हैं, 12 घंटे के लिए बुला रहे हैं। आप पहले ही बता दीजिए कि मजदूर को आप कितने घंटे के कार्य करने के लिए बुला रहे हैं। ठीक, और साथ ही उन्हें इतनी मजदूरी फिक्स कर देना ताकि वो अपना और अपने परिवार का पोषण के साथ साथ कुछ मजदूरी बचाकर रख सके। मतलब यह कहा गया कि आपको इतना पैसा देना होगा एक कार्य कराने के बदले में कि वो अपना पोषण कर सके, खान पान, अपने पूरा परिवार का देखभाल करे, और कुछ पैसे को बचा कर रख सके ताकि उन्हें जब संकट की स्थिति आए तो उसमें उस समय उसका वो अपना उपयोग कर ले। तो यही है न्यूनतम मजदूरी कानून। ठीक, और इतना पारित हुआ और इसका उद्देश्य यह था। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और वो क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है जो कई बार पूछ चुका है, और ये है विश्व बाजार किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व बाजार। अरे बाजार मतलब तो वही जहाँ पर खिलौने, मिठाई, कपड़े, एकदम हर चीज बिकते हैं। हाँ, तो वही है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि विश्व बाजार, कोई सिंपल बाजार नहीं, पूरे विश्व बाजार। तो किसे कहते हैं कि विश्व बाजार उन सभी बाजारों को कहते हैं जहां पर दुनिया के सभी देशों की वस्तुएं उपलब्ध हो और उसे आम आदमी खरीद सकते हैं। उन सभी बाजारों को विश्व बाजार कहते हैं, जैसे भारत का मुंबई, ब्रिटेन का लंदन और फ्रांस का पेरिस। देखिए, इसका कहने तो पड़े ना कि वैसे बाजार को कहेंगे विश्व बाजार जहां पर आप जो चाहे खरीदना चाहते हैं, आपकी जिस चीज की आवश्यकता हो उस बाजार में आपको मिल जाए। ठीक है, ये नहीं कि हम वहां पर गए खरीदने के लिए और वहां पर क्या कि वो पदार्थ, वो वस्तु वहां पर उपलब्ध नहीं है, वहां पर उस बाजार में मिल ही नहीं रहा है, ढूंढते ढूंढते कहा तो थक गए। नहीं, वैसे बाजार को विश्व बाजार नहीं कहेंगे। किसे कहेंगे? जहां पर प्रत्येक वस्तु जो एक इंसान की आवश्यकता होती है वो खोजे उसको मिल जाए, वैसे बाजार का कहेंगे विश्व बाजार, जहाँ पर दुनिया भर के बहुत सारे लोग बाजार करने के लिए आते हैं। जैसे मुंबई है, लंदन है और पेरिस है। ठीक, तो चलिए हाँ, तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और यह
एकदम आएगा ही, एकदम फिक्स गारंटी कह सकते हैं हम, बोलते हैं कि आएगा। देखिए और कौन सा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। तो इसमें क्या है कि असहयोग आंदोलन, देखिए लिखें इस पर, असहयोग आंदोलन रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर समिति की रिपोर्ट और खिलाफत के मुद्दे पर आरंभ किया गया आंदोलन था। महात्मा गांधी जनवरी 1921 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति थी। जिस कारण इस आंदोलन में किसान, मजदूर, श्रमिक, पूंजीपति, विद्यार्थी और वकील इत्यादि सभी वर्गों के लोगों ने भाग ली, जिस कारण असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन बन गया। देखिए इसको हम लोग समझाते हैं क्या है। देखिए क्या हुआ था ना कि पहले आया था रॉलेट एक्ट, और इसी हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या था कि भारत के किसी भी लोगों को बिना उनकी किसी अपराध किए ही उनको शक के आधार पर पकड़कर जेल में डाल देते थे। तो जिससे क्या हुआ कि लोगों ने इसका विरोध किया, तो विरोध के दौरान क्या घट गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड घट गया। पहले से लोग परेशान थे रॉलेट एक्ट से, और पंजाब में घट गया जलियांवाला बाग। इस जलियांवाला बाग के देख रेख के लिए हंटर समिति का रिपोर्ट आया, और उसने इसको कहा कि ना एकदम सही है। ये जलियांवाला बाग में पहले आदेश दिया गया था कि आप सभा समिति न करें, लेकिन लोगों ने किए थे, इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि उन पर गोली चलाए। ये सही करार दिया, लोगों के अंदर गुस्सा और प्रबल हो गया, और उसी जगह क्या हुआ कि खिलाफत का मुद्दा आरंभ हो गया। तुर्की में क्या था कि मुसलमान जो दुनिया के प्रत्येक मुसलमानों के खलीफा माने जाते हैं, उन पर क्या किया था, ब्रिटिश ने अपना अधिकार थोप रहा था प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हारने के कारण। ठीक है, तो इतने सारे कारण थे जिस कारण क्या हुआ था कि भारत के लोगों में बदला के लिए आंदोलन के लिए आग सुनक रहा था। इसी में क्या हुआ कि जो हमारे देश के महात्मा गांधी थे, जनवरी 1921 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरुआत कर। देखिए असहयोग, अ मतलब नहीं, असहयोग मतलब सहयोग। इसका अर्थ होता है कि सहयोग मत करो, मतलब ब्रिटिश सरकार के आप सहयोग न करके हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश को अपने देश से भगाएंगे। इसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सामानों को मत खरीदो, ब्रिटिश के स्कूलों में मत पढ़ो, ब्रिटिश के वकीलों, ब्रिटिश के न्यायालय में वकालत मत करो, ब्रिटिश के यहाँ जाकर मजदूरी मत करो। मतलब तुम काम करो ना, तुम ब्रिटिश के कोई भी कार्य करो मत। ब्रिटिश हमारे यहाँ आएंगे, मान लीजिए वो आए हैं किस आपके यहाँ, वो घर पर है, तो पोछा करने के लिए, खाना बनाने के मजदूर चाहिए, तुम जाइए मत, हम नहीं जाएंगे ब्रिटिश के यहाँ। तो परेशान हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। वो गाड़ी पर जाना है, ड्राइवर भाग खोते थे, तो ड्राइवर के हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, हड़ताल कर दो। कॉलेज है, वहां पर स्टूडेंट कहे कि हम जो ब्रिटिश सरकार के कॉलेज है, स्कूल है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, उसका त्याग पत्र कर दो। वकीलों कहे कि तुम वकालत छोड़ दो। इस तरह का हुआ कि सभी लोगों ने महात्मा गांधी की बात मानी। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का एक वर्ष केवल और केवल 1 साल मेहनत कर लो, क्योंकि 1 साल में क्या, देखिए इसका उद्देश्य 1 साल में स्वराज की प्राप्ति। उन्होंने कहा कि 1 साल और इस तरह करेंगे ना, तो हम लोग स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। जिस कारण हुआ क्या कि भारत के किसान, मजदूर, श्रमिक, पूंजीपति, विद्यार्थी, वकील इत्यादि सभी वर्ग के लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिए, और बहुत सारे लोगों के भाग लेने के कारण ही इस आंदोलन को क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन को कहते हैं जन आंदोलन। और चूंकि यह भारत में सबसे पहली बार हुआ था, इसीलिए इसको कहते हैं प्रथम जन आंदोलन। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि कई बार और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त में विवरण दे। इसको हम लोग लिखें। देखिए यहाँ पर बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था लागू किया गया था, जिस कारण किसानों को अपनी कुल भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। परंतु किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से मिट्टी की उर्वरता कम होती है। ठीक,
कितना समस्या था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 1917 ईस्वी को गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाले और 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त कर दी। देखिए इसमें क्या है कि जो बिहार का चंपारण जिला है वहां पर ब्रिटिश जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे और इसके लिए उनका कहते हैं कि एक व्यवस्था लागू थे, एक कानून जिसको कहते हैं 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था क्या है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है, कितना है 20 कट्ठा, तो इस 20 कट्ठा जमीन में से किसान को जरूर ही अपने 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना उसको अनिवार्य था और वो भी 3 कट्ठा सबसे उपजाऊ जमीन पर। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती उसको करना जरूरी था, परंतु किसान नहीं चाहते थे कि वे नील की खेती करें, क्योंकि नील की खेती करने से जहां पर जिस मिट्टी पर थे, जिस खेत में, उस खेत की उपजाऊ क्षमता क्या होती थी, कम हो जाती थी, जिसका वो परेशान थे और इसका होता कि उन्हें मुनाफा भी बहुत कम मिलते थे। अंग्रेज अपने मन चाह देते थे, तो जिस कारण वे नहीं चाहते थे कि हम नील की खेती करें। तो चंपारण का एक किसान था राजकुमार शुक्ल, इसने क्या किया कि महात्मा गांधी से आग्रह किया कि आप एक बार आइए हमारे चंपारण में और देखिए ना यहाँ किसान बहुत ही त्रस्त हैं। ठीक, तो महात्मा गांधी 1917 ईस्वी को चंपारण पहुंचे और वहां पर चंपारण सत्याग्रह आरंभ कर दी और चंपारण सत्याग्रह आरंभ करके ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाले कि आप इस 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि यह किसानों के हित के लिए नहीं है। और इस प्रकार किसानों की बातों को ब्रिटिश सरकार को मानना पड़ा और ठीक, तो इस प्रकार का हुआ कि यह 3 कठिया व्यवस्था चंपारण सत्याग्रह समाप्त हो गया। और आज की क्लास में हम लोग बस इसी कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग कुछ और बेहतर जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उन सभी क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।